और इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए आप जरा एक बार चर्चा का दौर फिर शुरू करते हैं। मैं अपने तमाम संपादकों के सामने ये एक ख्याल सामने रखता हूं। जरा ये बताइए, अगर हम बात करते हैं वेंकैया नायडू की, अगर हम बात करते हैं अनंत कुमार की, अगर हम बात करते हैं उमा भारती की, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो बड़े चेहरे हैं, दो मुस्लिम चेहरे, मुख्तार अब्बास नकवी और उसके साथ साथ हमारे शाहनवाज हुसैन। इन सब लोगों को अगर आप देखें तो इन सब लोगों को भी तथाकथित तौर पर जिम्मेदारी कैबिनेट अगर बनती है तो उसमें दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या इन सब लोगों को अकोमोडेट कर पाना मोदी जी के लिए संभव होगा? क्योंकि अगर हम जैसे ही गुजरात मॉडल को देखें तो वहां तो मंत्री पद बहुत कम लोगों को दिया गया है, वहां पर तो मंत्रिमंडल बहुत ही छोटा है। ऐसे में कोई 84 मंत्रियों का मंत्रिमंडल नहीं बन पाएगा, जैसा कि यूपीए ने अपनी तरफ से एक बार एक्सपेरिमेंट किया। वैसे भी मोदी की जो फिलॉसफी रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसमें मिनिमम रखेंगे। और देखिए, मोदी के बारे में अब एक बात आप साफ समझ लीजिए कि उनको ये प्रूव करना है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, इस देश में बीजेपी रसातल में जा रही थी, आज मोदी ने उठा के उसको आसमान पे पहुंचाया है। करीब 15 जो आप कैलकुलेशन से मुझे लग रहा है 10 साल का इंतजार किया मंत्री बनने के लिए, आप ये बात क्यों? वो तो ठीक है, इंतजार किया, लेकिन उसके बाद भी एलके आडवाणी के सदारत में लड़ा आपने चुनाव और आपके वोट और कम हो गए, 18.5% रह गए जी। तो हकीकत यह है कि एलके आडवाणी प्रूव नहीं कर पाए। ऐसे में आइदर यू विल हैव टू फॉल इन लाइन और ऑप्ट आउट, या तो आप बाहर जाएं या आपको मोदी की सदारत में करना पड़ेगा। वो बढ़िया कहा से। लेकिन मैं एक और दिलचस्प, राजनाथ सिंह का अगर प्रेम देखिए, उनका काम देखिए, और जब सबसे ज्यादा मुद्दे उन्होंने किसान और कृषि को लेकर उठाए हैं, या उनके लिए कृषि मंत्रालय का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, कृषि मंत्रालय का जिक्र काहे करें, वो तो सेकंड रंग हो गया। लेकिन राजनाथ सिंह की बात आपने की तो मैं बेझिझक कह सकता हूं, जो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किया है दलित वोट और अति दलित और अति पिछड़ा को स्प्लिट करने का, राजनाथ सिंह उसके संस्थापक हैं, जनसंघ बीजेपी की आरएसएस की राजनीति, और उसको उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू किया था। अति दलितों को 27% ओबीसी में, यादव केवल 9% रखे थे, बाकी जातियों को दे दिया। उन्हीं जातियों को बाद में इन लोगों ने कल्टीवेट किया है। तो राजनाथ सिंह का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी है। और दूसरा, राजनाथ सिंह अगर तैयार माने होटल में जहां गोवा में तय हो रहा था, अगर उन्होंने भी आडवाणी जी और अन्य लोगों की तरह थोड़ा सा दबक गए होते तो मोदी की शायद वो प्रचार समिति की अध्यक्षता और डिले होती या नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो राजनाथ सिंह को महत्व देंगे, मानेंगे ऐसा नहीं, अब महत्व देंगे, ये मेरा कयास है। आपकी क्या टिप्पणी है? जो तमाम लोग हैं जो दरअसल में, अगर हम फर्स्ट रंग की बात तो छोड़ दें, उसे लेकर तो चर्चाएं आम हैं, लेकिन सेकंड रंग की भी अगर हम बात करें, हर किसी का महत्व तथाकथित तौर पर अपना है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी मान सके। यहां तक कि ऐसे तमाम लोग जो अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी मानते थे, जैसे कि रविशंकर जी, आज वो भी अपने आप को बहुत हाशिए पे पाते हैं। देखिए अजय जी, कल भी हमने चर्चा की थी और मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल निर्मूल है, लेकिन फिर आपको नरेंद्र मोदी का साइको एनालिसिस करना होगा। और उन्होंने इस पूरे चुनाव प्रचार को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह से लिया है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। और जिस तरह से मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि पूरी तरह से इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर हैं। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था शी इज द ओनली मैन इन हर कैबिनेट, और उनके आगे जगजीवन राम, वाई.बी. चौहान जैसे बड़े बड़े नेता जिन्होंने पंडित नेहरू के साथ काम किया था, वो सब पानी भरते थे। लेकिन आपके समकक्ष नेता भी यहाँ कमजोर नहीं जी, लेकिन कमजोर हैं, कमजोर तो चुनाव से पहले ही कर दिया भैया। जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को कहा कि आप या तो घर बैठिए या गांधीनगर से चुनाव लड़िए, भोपाल की तरफ देखिए भी मत। मुरली मनोहर जोशी को कहा गया कि बनारस से कानपुर चले जाइए और जसवंत सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या ये सब राजनाथ सिंह के कहने से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कहने से हुआ है। और जो कैबिनेट बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के वो लोग होंगे, या तो वो उनकी जी हुजूरी करेंगे वरना उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उदित राय जी, आपकी एक आखिरी टिप्पणी से पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें। अब जैसे बोल तो ऐसा रहे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े नेता हों और ये सारे अंदरूनी मामलातों से अवगत नहीं होता है। अरे भाई, मीडिया सिग्नल कहां से लेगा? एक मिनट उदित राज जी, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है और खुदा न करे हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, लेकिन हम पत्रकार हैं और हम दिल्ली में सिग्नल्स पिकअप करते हैं। जो हम पिकअप करते बात भी करते हैं। ये क्या बात हुई? उदित राज जी, आप बीजेपी में जाकर के इतने फास्टिस्ट हो जाएंगे, इसकी तो कल्पना ही नहीं की थी यार। हाँ, ये बीजेपी के में जाने के बाद आपकी जो बदल गई है
जेएनयू का उदित राज कहाँ चला गया भाई, जो आप डिसेंट भी नहीं सुनेंगे? कर क्या रहे हैं महाराज? यानी आपको हो गया आप हमको कुछ बताएंगे नहीं, हम आपके यहाँ जो रहा है उसको तो मैंने बड़ा संगठन चलाया है और हमारे संगठन में कोई अनुशासनहीनता होती थी तो नहीं होता, तो एक टीम स्पिरिट से काम किया जाता था। वही उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी है जी, डिसिप्लिन पार्टी है, टीम स्पिरिट है। वैसे अब आप बता दें बिना मतलब जितने भी लोग बैठे हैं आपके शीर्ष नेताओं से रेगुलर बात करते हैं, आप अप्रिशिएट करें उसको। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम जेन्युइन स्पिरिट से अभी तो महाराज सरकार में भी नहीं आए हैं, उससे पहले आप हम लोगों को रिडिक्यूल करने लगे। उदित राज जी, डेमोक्रेटिक फंक्शन उदित राज जी, हम अपने तमाम मेहमानों का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्षमा चाहेंगे आपसे, नहीं है इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन रमेश, इसमें कोई दो राय नहीं है, अटकलों का बाजार चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अगर कल एनडीए की सरकार प्रस्तावित तौर पर बनती दिखाई दी तो कल शाम में हम यही चर्चा करते दिखाई देंगे जो आज करते दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।